हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का कोलेटरल सिक्योरिटीज है। कोलेटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज समपार्श्विक। कोलेटरल सिक्योरिटीज को हम लोग समपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं या इसको हम लोग सहायक प्रतिभूति भी कहते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि जब आप या हम कोई साधारण व्यक्ति या कोई संस्था यदि किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे संस्था से कर्ज लेता है तो कर्ज के जमानत के रूप में, बंधक के रूप में कोई ना कोई एसेट्स गिरवी के रूप में लेंडर के पास रखना पड़ता है। लेंडर मीन्स उधार देने वाला या कर्ज देने वाला व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार जब कंपनी बैंक से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेती है तो कर्ज के जमानत के रूप में, कर्ज के सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी भी अपना कोई एसेट्स कर्ज देने वाले के पास या लेंडर के पास या बैंक के पास सुरक्षित रख सकता है। लेकिन कंपनी अपना कोई एसेट्स बैंक या उधार देने वाले, जिसको हम लोग ऋणदाता कहते हैं, उसके पास कंपनी अपना कोई एसेट्स जमानत के रूप में नहीं रखता है। वह अपने डिवेंचर को ऋण के जमानत के रूप में बैंक के पास सुरक्षित रख सकता है। जब कंपनी, जरा ठीक से समझेंगे इस बात को, जब कोई कंपनी बैंक से या फिर अन्य कोई वित्तीय संस्था से जो कर्ज देने का काम करती है, ऋण देने का काम करती है, तो कंपनी यदि वैसे संस्था से, बैंक से कर्ज लेती है तो इस कर्ज की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी अपने डिवेंचर, जो डिवेंचर का कुछ पार्ट्स उसने जनता के बीच इशू करके कर्ज ली है, तो कंपनी कर्ज की सुरक्षा के लिए अपने डिवेंचर को बैंक के पास जमानत के रूप में रख सकती है। और ऐसे डिवेंचर जो बैंक के पास या फिर ऋणदाता के पास सुरक्षित रखे जाते हैं, जमानत के रूप में रखे जाते हैं, ऋण के जमानत के रूप में रखे जाते हैं, ऐसे डिवेंचर को हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब होता है समपार्श्विक प्रतिभूति या फिर सहायक प्रतिभूति। इसका मतलब ऐसी प्रतिभूति, ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसे कागजात जो जमानत के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं ऋणदाता के पास, ऋण देने वाले के पास। अब ऐसे डिवेंचर जो कंपनी ने बैंक से कर्ज लेने के बदले अपने डिवेंचर को सुरक्षा के तौर पर बैंक के पास जमानत के रूप में रख दिया है, वैसे डिवेंचर को हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटीज, ये जो सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों को रखा गया है, ऐसे ऋण पत्र जब कंपनी अपने ऋण की राशि और ब्याज की राशि, ऋण ब्याज की राशि के साथ निश्चित समय के बाद बैंक को चुका देती है या ऋणदाता को चुका देती है, लेंडर को वापस कर देती है, तो लेंडर भी या लेंडर के रूप में बैंक भी उस जमानत के रूप में रखे गए ऋण पत्रों को वापस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें 50,000 रुपया कर्ज चाहिए। अब ये 50,000 रुपया कर्ज लेने के लिए यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कर्ज देने का काम करता है, जिसको हम लोग लेंडर कहते हैं, उधार देने वाला, तो ऐसे ऋणदाता हमें 50,000 रुपया यूं ही नहीं देगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि मैं जो 50,000 रुपया उससे उधार या कर्ज के रूप में ले रहा हूँ, निश्चित समय के बाद हम उसे चुका ही देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस कर्ज के जमानत के रूप में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा लेंडर, कर्ज देने वाला, हमें कहता है कि आपको कोई संपत्ति इससे ज़्यादा की, अब 50,000 रुपया कर्ज ले रहे हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा की संपत्ति आपको मेरे पास सुरक्षित रखनी पड़ेगी, तभी मैं आपको 50,000 रुपया कर्ज दे पाऊंगा।
अब उस 50,000 रुपया कर्ज लेने के बदले हम अपना कोई एसेट्स, कोई भी संपत्ति उस लेंडर के पास गिरवी के रूप में, मोर्टगेज के रूप में रख देते हैं, और ये संपत्ति हमें तभी वापस मिलती है जब हम अपने कर्ज को ब्याज के साथ निश्चित समय के बाद उस लेंडर को वापस कर देते हैं। जैसे ही हम कर्ज ब्याज के साथ विथ इंटरेस्ट हम अपने लेंडर को वापस करते हैं, लेंडर भी हमारे एसेट्स को, जिस रूप में मैंने अपने एसेट्स को रखा था, सेम टू सेम वही एसेट्स हमें लेंडर वापस कर देता है। इस पीरियड में लेंडर हमारे संपत्ति का संरक्षक होता है, हमारे संपत्ति को सही सलामत वो रखता है, ताकि हम कर्ज चुकाने के बाद, हम यदि कर्ज चुका देते हैं लेंडर को, तो लेंडर भी हमारी संपत्ति को वापस कर देता है। कोई डाउट? चलो, जब कोई कंपनी बैंक या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से कर्ज लेती है, तो इस कर्ज या ऋण के जमानत के रूप में कंपनी अपने डिवेंचर को बैंक या लेंडर के पास सहायक प्रतिभूति के रूप में रख देती है। ऐसे डिवेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटीज कहा जाता है। करेक्ट। बैंक के पास या ऋणदाता के पास कंपनी अपने डिवेंचर को इशू करती है, कंपनी अपने डिवेंचर को इशू करती है कर्ज लेने के बदले, तो ऐसे डिवेंचर जो कर्ज लेने के बदले जमानत के रूप में इशू किए जाते हैं, वैसे डिवेंचर को हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटीज कहते हैं, संपार्श्विक प्रतिभूति या फिर सहायक प्रतिभूति कहते हैं। करेक्ट। अब सहायक प्रतिभूति की विशेषताएं क्या होती है, कोलैटरल सिक्योरिटीज की फीचर्स क्या होती हैं? अच्छा, विशेषता है। फर्स्ट फीचर्स होता है कि जो कोलैटरल सिक्योरिटीज, जो डिवेंचर कंपनी ने बैंक के पास सुरक्षित रखे हैं, बैंक उस डिवेंचर का यूज नहीं कर सकती है, बैंक ना ही उस डिवेंचर को बेच सकती है और ना ही उस डिवेंचर पर इंटरेस्ट पा सकती है। इसका मतलब है कि बैंक या लेंडर मीन्स कर्ज देने वाला व्यक्ति या संस्था ऐसे डिवेंचर का संरक्षक होता है।
इसका मतलब है कि बैंक उस पीरियड तक, जिस पीरियड के लिए कर्ज लिया है कंपनी ने, उतने समय तक बैंक इस डिवेंचर को अपने पास सुरक्षित रखेगी, सही सलामत रखेगी। करेक्ट। सेकंड नंबर में है, ऐसे डिवेंचर पर कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। क्योंकि कंपनी ऋण पर ब्याज चुकाती है। कंपनी बैंक से जो ऋण ले रखी है, ऐसे ऋण पर ब्याज चुकाती है बैंक को। बैंक के पास जमानत के रूप में डिवेंचर रखा है, ऐसे डिवेंचर पर कंपनी ब्याज नहीं चुकाती है। करेक्ट। थर्ड नंबर में है, कंपनी का दायित्व, लायबिलिटीज सिर्फ ऋण प्लस ब्याज चुकाने का होता है, ना कि डिवेंचर के भुगतान करने का। करेक्ट। फोर्थ नंबर में, जब कंपनी अच्छा, थर्ड नंबर जो मैंने लिखा है वो कंपनी का लायबिलिटीज, कंपनी सिर्फ ऋण की राशि वापस करेगी, वो भी निश्चित समय के बाद। ऋण और प्लस ऋण पर जो ब्याज है वो राशि चुकाने का लायबिलिटीज होता है कंपनी का। कंपनी ने जो डिवेंचर इशू कर रखा है बैंक के पास, कंपनी ऐसे डिवेंचर का पेमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये डिवेंचर कॉलेटरल सिक्योरिटी सिर्फ जमानत के रूप में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैंक के पास इशू किए गए हैं। फोर्थ नंबर में है कि यदि कंपनी निश्चित समय के बाद ऋण की राशि बैंक को या फिर लेंडर को वापस नहीं कर पाती है, तो उस निश्चित समय के बाद बैंक वैसे डिवेंचर का, कौन सा डिवेंचर का, ये जो कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में जो डिवेंचर इशू किया गया है, वैसे डिवेंचर का बैंक ऑनर हो जाता है। मींस अदर डिवेंचर होल्डर के जैसा बैंक भी हो जाता है। यदि निर्धारित समय के अंदर कंपनी ने लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बैंक को वापस नहीं किया, तो बैंक उस समय के बाद ऐसे डिवेंचर का होल्डर बन जाता है और डिवेंचर पर अन्य होल्डर की तरह, यानी अनडिवेंचर होल्डर की तरह ब्याज
पाने का अधिकारी हो जाता है। साथ ही ऐसे डिवेंचर को वह बेच भी सकता है। एक पॉइंट आ रहा है, पहले इसको नोट कर लें। फिफ्थ फीचर्स है कि यदि बैंक ऐसे डिवेंचर को बेच देती है तो बिक्री से प्राप्त राशि यदि ड्यू अमाउंट में हम लोग लोन और इंटरेस्ट दोनों को शामिल करेंगे, अधिक हो तो यह अधिक राशि बैंक द्वारा कंपनी को वापस कर दिया जाता है। पांच फीचर्स है संपार्श्विक प्रतिभूति या फिर सहायक प्रतिभूति के रूप में जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो ऐसे डिवेंचर का बैंक संरक्षक होता है या फिर लेंडर उधार देने वाला व्यक्ति ऋणदाता सिर्फ संरक्षक होता है। संरक्षक का मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो अपने पास सुरक्षित रखता है, सेफ्टी के रूप में रखता है। ऐसे डिवेंचर पर कंपनी द्वारा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। कंपनी दूसरे डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी, लेकिन बैंक के पास जो डिवेंचर इशू किया है कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में, कंपनी ऐसे डिवेंचर पर इंटरेस्ट बैंक को नहीं देगी, क्योंकि बैंक डिवेंचर होल्डर नहीं है। फिलहाल बैंक डिवेंचर होल्डर नहीं है, बैंक ओनली डिवेंचर का संरक्षक है। यदि बैंक डिवेंचर होल्डर बन जाएगी तो उस तिथि के बाद बैंक भी अदर डिवेंचर होल्डर की तरह ब्याज पाना स्टार्ट कर देगी, जो मैंने लास्ट में लिखा है। नेक्स्ट है कंपनी का दायित्व सिर्फ ऋण और ऋण पर ब्याज चुकाने का होता है, न कि डिवेंचर का पेमेंट करने का होता है। बैंक के पास जो डिवेंचर इशू की है उस डिवेंचर का भुगतान नहीं करेगी, बल्कि बैंक से जो ऋण ले रखी है कंपनी, ऐसे ऋण का भुगतान करेगी ब्याज के साथ। और यदि निर्धारित समय के अंदर कंपनी ने लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बैंक को वापस नहीं किया तो बैंक उस समय के बाद ऐसे डिवेंचर का होल्डर बन जाता है, डिवेंचर होल्डर बन जाता है, और अदर डिवेंचर होल्डर की तरह बैंक भी ब्याज पाना स्टार्ट कर देती है। और यदि बैंक चाहे तो ऐसे डिवेंचर को किसी दूसरे के हाथ बेच भी सकती है, लेकिन ऐसे डिवेंचर को यदि बैंक बेचती है तो बिक्री से प्राप्त धनराशि यदि ड्यू अमाउंट से अधिक होता है तो यह बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बैंक सरप्लस अमाउंट कंपनी को वापस कर दे। करेक्ट। अब ये डिवेंचर किसने इशू किया?
बैंक ने इशू किया या कंपनी ने इशू किया? कंपनी ने इशू किया। तो कंपनी ऐसे डिवेंचर इशू करने का दो प्रकार से एंट्री कर सकती है। कुछ अकाउंटेंट लोग ऐसे होते हैं जो कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर इशू करने का एंट्री करते हैं, तो कुछ ऐसे अकाउंटेंट लोग होते हैं जो कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर इशू करने का एंट्री नहीं करते हैं। तो जो लोग डिवेंचर इशू करने का एंट्री करते हैं वो अपने बुक में दो जर्नल एंट्री करेंगे, एक बैंक से कर्ज लेने का और एक जमानत के रूप में डिवेंचर इशू करने का। लेकिन कुछ अकाउंटेंट लोग सिर्फ बैंक से कर्ज लेने का एंट्री करते हैं, डिवेंचर इशू करने का एंट्री नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका मानना होता है कि जो डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में इशू किया गया है वो वास्तविक इशू नहीं है, रियल इशू नहीं है, वो काल्पनिक है, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इशू किए गए, फिर मैं इसका एंट्री क्यों करूं? तो वैसे अकाउंटेंट लोग सिर्फ बैंक से कर्ज लेने का एंट्री करते हैं, डिवेंचर इशू करने का एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब कंपनी ऋण वापस कर देगी तो ऐसे डिवेंचर भी बैंक के द्वारा वापस कर दिए जाते हैं। तो जब बैंक के द्वारा ऐसे डिवेंचर वापस कर दिए जाते हैं तो फिर एंट्री करने से कोई बेनिफिट नहीं है। जब कोलैटरल सिक्योरिटीज का एंट्री किया जाता है, जब कोलैटरल सिक्योरिटीज का एंट्री हम लोग करते हैं तो किस तरह से एंट्री करेंगे? तो यहां पर हम लोग जर्नल में दो जर्नल अभी मैं करके दिखा दे रहा हूं। जर्नल एंट्रीज में दो जर्नल किए जाएंगे। फर्स्ट जर्नल फॉर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, मीन्स बैंक से कर्ज लेने पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जिस बैंक से कर्ज लिया, यदि एसबीआई से लिया है तो एसबीआई बैंक लोन अकाउंट, यदि आईडीबीआई से लिया तो आईडीबीआई लोन अकाउंट, एचडीएफसी बैंक से लिया तो एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, जिस बैंक से लिया उस बैंक का नाम हो जाएगा। नारेशन में बीइंग या फॉर का यूज कर ले या ना भी कर सकते हो। लोन टेकिंग फ्रॉम बैंक, चलो बैंक से कर्ज लेने का एंट्री हो गया। मान लो कि बैंक से मैंने 60,000 रुपए का कर्ज लिया तो 60,000 रुपए का एंट्री हो गया। अब हेडिंग क्या है? जब कोलैटरल सिक्योरिटीज का एंट्री किया जाता है, मीन सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए गए ऋण पत्रों का एंट्री किया जाता है, तो ये एंट्री किसका है? ये एंट्री है बैंक से कर्ज लेने का। अब जो दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे, कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर इशू करने का, डिवेंचर इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, डिवेंचर
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। $800 debentures issued to bank at the rate of 100 each as collateral securities। नरेशन में जो मैंने लिखा है 800 डिवेंचर इशू, 800 डिवेंचर मैंने इशू किया, 100 रुपये वाला। 800 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 80,000। मैंने कर्ज लिया 60,000 और कर्ज से अधिक राशि का डिवेंचर इशू किया जाता है। जितना कर्ज कंपनी ने लिया है उससे अधिक की राशि के बराबर का डिवेंचर इशू किया जाता है कि यदि कंपनी ऋण ना भी चुकाए निर्धारित समय के बाद तो ऐसे डिवेंचर को बेचने से ऋण और ब्याज दोनों ही राशि इस डिवेंचर से वसूल हो सके, इसलिए कंपनी कर्ज से अधिक के वैल्यू का डिवेंचर इशू करती है बैंक के पास। तो 800 डिवेंचर इशू किया, 100 रुपया वाला, 80,000 का डिवेंचर इशू किया एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, सहायक प्रतिभूति के रूप में। तो 80,000 रुपये यहां पर हो गया। ये हो गया बैंक से कर्ज लेने का और ये हो गया बैंक के पास 80,000 का डिवेंचर इशू करने का कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में। अब इसका बैलेंस शीट कैसे तैयार होगा, इसका बैलेंस शीट तैयार कैसे होगा? वैसे बैलेंस शीट समझने में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसलिए कि अभी आप लोगों ने बैलेंस शीट ऑफ कंपनी चैप्टर नहीं पढ़ा है। जब आप बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का बैलेंस शीट बनाना सीख जाओगे तो फिर कंपनी के बैलेंस शीट को तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ बस सिर्फ 2 ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ने जो बैंक से कर्ज लिया है इसका 60,000 रुपये को 60,000 रुपये के कर्ज को कंपनी अपने बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएगी और 80,000 रुपये के कर्ज को जी मैं बता रहा था बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपने इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा, फॉर फ्यूचर एंट्री इशू पढ़ा, डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़ा, लेकिन बैलेंस शीट की जानकारी मैंने बैलेंस शीट सिखाया नहीं। सही मायने में आप बैलेंस शीट सीखोगे कब? जब ठीक इसके बाद जस्ट बाद आप पढ़ोगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बाद जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है वो है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, तो उसमें आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। बैलेंस शीट ऑफ डॉट 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 कंपनी एज ऑन कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता है। मैं पूरा बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर नहीं खींचूंगा, ड्रॉ करूंगा। बैलेंस शीट में बस सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन और डिवेंचर सस्पेंस को दिखाने के लिए बैलेंस शीट तैयार करूंगा। पर्टिकुलर्स, नोट्स ऑफ अकाउंट, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। इक्विटी और लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट साइड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में वैसे 4 शीर्षक होते हैं, 4 हेड होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ यूज में 3 ही ज़्यादातर करते हैं। इसलिए पहला हेडिंग हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, और फिलहाल शेयर होल्डर फंड का कोई आइटम नहीं है यहाँ पर।
दूसरा हेड है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद तीसरा है करंट लाइबिलिटीज। तो ना ही शेयर होल्डर फंड का कोई आइटम है, ना ही करंट लाइबिलिटीज का आइटम है, सिर्फ आइटम है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का। तो यहाँ पर हम लोग स्टार का सिंबल दे करके नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में ये नॉन करंट लाइबिलिटीज ये हेडिंग हो गया, हेडिंग शीर्षक। और नॉन करंट लाइबिलिटीज वाले हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग डिवेंचर को रखते हैं और बैंक लोन को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और यहां पर हम लोग नोट नंबर 1 दे देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अब हम क्या क्या दिखाएंगे, तो अब नोट नंबर यदि नहीं देते हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। चलो, SBI लोन कितना मैंने ले लिया है, 60,000। डिवेंचर, चूंकि डिवेंचर इशू करने का मैंने एंट्री किया है इसलिए डिवेंचर को दिखा रहे हैं। डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर इशू किया है, इसीलिए हम डिवेंचर को यहां पर दिखा रहे हैं। यदि कोलैटरल सिक्योरिटीज का एंट्री नहीं करते तो फिर ये डिवेंचर भी हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाते। चलो, डिवेंचर 80,000 लेस डिवेंचर सस्पेंस। डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस को लेस कर देते हैं 80,000। ये डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस को माइनस करो तो 80,000 में से 80,000 माइनस हो जाए तो 0, 60,000 का 60,000 रुपया। ये आपका आ गया टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। अब एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में दो हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स तो है नहीं, करंट एसेट्स है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टार का सिंबल दे करके करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में सब हेडिंग में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने कर्ज लिया तो कंपनी के पास कितना कैश आया, 60,000 रुपया, तो यही 60,000 रुपया हम लोग दिखाएंगे। तो 60,000 रुपया लाइबिलिटी साइड का भी टोटल और 60,000 रुपया एसेट साइड का भी टोटल। करेक्ट। मात्र में यहाँ पर 3 चीजों को दिखाना है, एक लोन, दूसरा जो डिवेंचर इशू किया वो कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में, और तीसरा लोन लेने से जो कैश आया कंपनी के पास, वो 3 चीजों को दिखाना है। और ये हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है। ये हेडिंग है स्टार वाला और उसके नीचे सब हेडिंग है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं। यदि आप ये यहाँ पर नहीं दिखाना चाहते हो तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट, नोट्स ऑफ अकाउंट में ये जो मैं यहाँ पर लिखा है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको हम लोग नोट्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग लिखेंगे SBI लोन अकाउंट। SBI से लोन लिया गया कितना, 60,000। और भी आता है, SBI लोन भी आता है और डिवेंचर भी आता है। चूंकि डिवेंचर का एंट्री किए हैं इसलिए डिवेंचर आ रहा है। डिवेंचर्स 80,000 का डिवेंचर इशू किया बट सस्पेंस के रूप में, इसलिए डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस को हटा दो। अस्सी 80,000 में से 80,000 हटा दो, बच गया क्या, नहीं। अब यहां पर 60,000 का 60,000, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स ऑफ अकाउंट करने पर टोटल कितना है, 60,000। तो हम यदि ये यहां पर कर देते हैं तो नोट्स ऑफ अकाउंट
तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नंबर 1 लिख करके सीधे हम लोग लिखेंगे 60,000, तो फिर इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 60,000 और ये देखना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आखिर 60,000 आया तो आया कैसे। इसके लिए आप देखो नोट्स ऑफ अकाउंट, करेक्ट। तो ये हो गया जर्नल एंट्रीज और ये हो गया बैलेंस शीट। कब? जब कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर इशू किया जाता है और ऐसे डिवेंचर का एंट्री कंपनी के अकाउंटेंट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इस तरह से अकाउंट्स को हम लोग मेंटेन करेंगे। लेकिन कुछ अकाउंटेंट लोग कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में रखे गए डिवेंचर का एंट्री नहीं करते हैं, तो फिर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका मेंशन कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया ना, ये ठीक से देख लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। जब कोलैटरल सिक्योरिटीज का एंट्री नहीं किया जाता, मैं चेंज कर रहा हूं। तो जब नहीं किया जाता है तो सिर्फ बैंक से कर्ज लेने का एंट्री होगा, ये एंट्री नहीं होगा, करेक्ट। कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर इशू करने का एंट्री नहीं होगा। और यहां भी आप जो देख रहे हो डिवेंचर का एंट्री नहीं होगा, सिर्फ यही 60,000 होगा बस। और इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखा जाएगा, या तो आप नोट्स ऑफ अकाउंट में ही लिख सकते हो ब्रैकेट में कि यदि इसको पहले वाले की तरह तैयार करें तो यहां पर हम लोग लिखेंगे SBI लोन 60,000, ब्रैकेट में लिखेंगे secured against 800 डिवेंचर at the rate of 100 each। इसका मतलब ये हुआ कि ये 60,000 रुपया का जो कर्ज है वो 80,000 रुपये के डिवेंचर से सिक्योर्ड है। ये जो 60,000 रुपये का बैंक लोन है वो 80,000 रुपये के डिवेंचर से सिक्योर्ड है। या तो आप इसको यहाँ दिखा दो या नहीं तो इसको यहाँ दिखा दो। यदि यहाँ नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा रहे हो नोट्स ऑफ अकाउंट में 60,000, तो इस चीज को आप यहाँ पर मेंशन कर दो, इसको आप यहाँ मेंशन कर दो, करेक्ट। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए कि कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में रखे गए डिवेंचर का एंट्री करना है या नहीं करना है, तो आप भी किंकर विमुख हो जाओगे कि क्या करें क्या ना करें। फिर फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है और ना करना है। लेकिन हम लोग जब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो हम लोग यही सलाह देते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटीज का एंट्री ना करें, ना ही जर्नल एंट्री करें और ना ही बैलेंस शीट में दिखाएं। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में स्पष्ट कह दे कि कोलैटरल सिक्योरिटीज के रूप में इशू किए गए डिवेंचर का एंट्री करना है, तो आपकी भी मजबूरी हो जाएगी, तो आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मैंने दिखाया, इससे पहले वाले में दिखाया था, और जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा उसके लिए, करेक्ट। तो क्लास फिलहाल कोलैटरल सिक्योरिटीज़ का समाप्त होता है। इस पर जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।